आज टॉपिक करा दूं, फिर मैं दे दूंगी तुम लोग को दोनों सीसी। 2 सीसी ही होंगे रिटन, ओके मतलब असाइनमेंट मेल कर देना जैसे पहले करते थे। ओके और एक मैं वाइवा लूंगी पूरे सिलेबस पे, तो इसलिए मैं सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में पड़ी हूँ। ओके हम्म। आज मैं सीसी के दे दूंगी टॉपिक्स तुम लोग को। ओके मैम। अब सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। सिलेबस चेक किया तुम लोगों ने? यस मैम, चेक किया, बस वो बचा है मैम, चैनल्स और कम्युनिकेशन। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ना, मैम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यस मैम। कम्युनिकेशन तो मैंने कल करा दिया ना, वो हाँ वो प्रमोशन मिक्स कराया ना। यस मैम। हाँ, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ही आज कराऊंगी। यस और मैम। फिर एक बचेगा तुम लोग का, रिटेलर बचेगा, तो वो थोड़ा अलग से थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, तो एक क्लास और लगेगी, ओके कल हो मैम। जाएगा। ओके बाकी तो सारा हो गया ना? यस मैम, बाकी सब हो गया है। ठीक है। और मैम वो वाला जो, हाँ मैम सीसी आपको मेल करेंगे असाइनमेंट की सबमिट करें, क्योंकि हम लोग स्किल का पेपर देने के लिए आ रहे हैं 10 को। हाँ, तो सबमिट भी कर सकते हो, ओके मैम। सबमिट कर सकते हो ला करके। ओके मैम। और क्या मैं बोल रही थी, ऑफलाइन एग्जाम होंगे अब, ठीक है, हाँ जल्दी हाँ। ही होंगे, फरवरी लास्ट तक हो सकते हैं। ओके मैम। मतलब आफ्टर सेकेंड वीक ऑफ फरवरी। तुम लोग के वो भर गए क्या एग्जाम फॉर्म? नहीं मैम, अभी सिर्फ एमबीए वालों का है, उनकी भी डेट मैम एक्सटेंड हो गई है। अच्छा, हम लोग के अभी अभी नहीं तुम आए। लोग का नहीं है, बीकॉम के किसी के नहीं आए हैं? नो मैम, वही मीनल मैम भी बोल रही थी कि अपने डिपार्टमेंट में बोल दो कि फॉर्म वो करवा दे पोर्टल पे, ताकि फिर तुम लोग आओ तो उसका प्रिंट आउट लेके आओ, उसका कार्ड का एज एडमिट कार्ड, उसमें रोल नंबर, तुम लोग का एनरोलमेंट नंबर सब रहेगा, तो वो इजी रहेगा। तो फिर उन्होंने बोला मैम से कि मैम अभी आया नहीं है, तो बोली कि डिपार्टमेंट में बात करो, बोलो कि सुना दे। अच्छा, तो डिपार्टमेंट से हो जाएगा क्या? हाँ मैम, वही डिपार्टमेंट में ही कुछ करते होंगे ना, पता नहीं, उन्होंने तो ऐसे ही बोला कि डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। पता नहीं, मुझे तो नहीं पता, मुझे तो लगता है कि उधर से आता है, एमपी ऑनलाइन में आता है, पता नहीं। मैम कुछ डिपार्टमेंट से जाके खुलवाना पड़ता है, डिपार्टमेंट वाले ही मैम साइन वगैरह करके देते हैं। अच्छा अच्छा, देख लेना, जैसा बात करना हो कर लेना। मैम एग्जाम में तो वही 5 क्वेश्चन रहेंगे ना, पर यूनिट से एक क्वेश्चन रहेगा। हाँ हाँ, वही आएंगे, और जैसे आता था ऑफलाइन जैसे देते थे तुम लोग। हाँ मैम, एक क्वेश्चन 20 मार्क्स के रहेंगे, तो 80 हाँ, मार्क्स। पढ़ाई करते चलो साथ के साथ। और वो कंप्यूटर वाला जो है, तो यस उसमें मैंने मैम। कुछ कुछ तुम लोग को वो भेजे थे, उसके बाद तो फिर वो प्रिया मैडम से बात ही नहीं हो पाई, वो शायद उनके अपने किसी प्रोजेक्ट में बिजी हो गई वो। तो जितना उन्होंने अपना कॉमन चीजें बताई थी वो कर लेना। मैम उसका और पेपर हमें बस नहीं समझ में आ रहा, बाकी सारा पेपर, क्योंकि उसमें मैम मैम मोस्ट चीजें सब प्रैक्टिकल वाली चीज है। अब मैम पावर पॉइंट उसमें है, तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, उतने उतने इतना लेंदी पेपर हो जाएगा मैम उसका। एक स्टेप लिखो, अगर एक स्टेप भी मिस कर गया तो फिर लगेगा कि इसके बाद ये कैसे हो गया मैम, उसमें बहुत प्रॉब्लम जाएगी उसका थियोरेटिकल पेपर देने में। हाँ, लेकिन अब थियोरेटिकल तो वो क्वेश्चन वैसे ही आएंगे, अब जैसे यही आएगा कि कैसे आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करोगे, तो अब उसमें जितना मतलब उसमें चाहे डायग्राम छोटे छोटे बनाना है ऐसे कि मतलब उसी में केवल जिस चीज की जरूरत हो वो डाल के अपना दिखा देना। यस अब मैम। पूरा पूरा स्क्रीन का डायग्राम कहाँ बना पाओगे? हाँ मैम। पहला वाला जो चैप्टर है वो उसका है, वर्ड प्रोसेसिंग का है। यस मैम। वर्ड पे तो काम तुम लोग करते ही हो, हाँ मैम। उसको थोड़ा सा उसका थ्योरी पढ़ लेना। यस मैम। मैम बस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट, ये पीपीटी वगैरह हो जाएगा, फिर जो मैम ने बताया था उस दिन कि पे रोल सिस्टम कैसे पेमेंट देते हैं, और डेप्रिसिएशन का 2 मेथड बताया था, स्ट्रेट लाइन और डिविनाइजिंग मेथड, वो भी हो जाएगा। फिर मैम ने बैलेंस शीट और पीएल बताया था, कैश फ्लो वगैरह बताया थोड़ा थोड़ा। और मैम 2 चीज और बचा हुआ है उनका, बस केवल तो वो देखते हैं। 2 चीज क्या बचा हुआ है? कि मैम एक सेकंड देख के बता रहे।
हमें लग रहा है वो आउट ऑफ स्टेशन चली गई, इनको कुछ मतलब प्रोजेक्ट वर्क वगैरह आ गया। दो वीडियो, 2 या 3 मैंने भी भेजे थे तुम लोग को। एक लोन एंड लीज वाला भेजा था यस और मैम। रेशियो एनालिसिस वाला भेजा था। मैम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बचा है, हम्म। उसमें क्रिएटिंग डीबी डाटा। डीबी डीबीएमएस तो पूरा थ्योरी है, उसका ओके थ्योरी निकाल के पढ़ डालो तुम लोग। ठीक है मैम। वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मतलब किस तरह से डाटा को वो किया जाता है, मैनेज किया जाता है। और मैम फोर्थ मतलब यूनिट कोरिलेशन और रेग्रेशन बचा है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैटिस्टिकल पैरामीटर। तो मैम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैम जो हम लोग 11th 12th में पढ़े थे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, हाँ वही है। टेबल बना करके निकालते हैं वो, हाँ बस उसी को मैम इसमें विंडो में करना है। एक्सेल में एक्सेल, करना है। हाँ एक्सेल में जाएगा वो कैल्क में। हाँ हाँ। ओके। उसको भी ऐसे ही वीडियो सर्च कर लो, मिल जाएगा वीडियो करते हुए। उसको भी ऐसे देख लो करके, काम चलाओ पढ़ लो। वो सारा प्रैक्टिकल का ही है, उसका प्रैक्टिकल पेपर होता तो ज्यादा सही होता। और मैम इसका, लेकिन हाँ मैम यही चीज। और मैम इसकी कॉपी कौन चेक करेगा, मतलब इसके मतलब आप चेक करेंगे या सुमन मैम? अब ये तो नहीं पता बेटा किसको देते हैं, डिपार्टमेंट से जाएगी वो, दी जाएगी। अब किसको देते हैं, जो भी करेगा ठीक ही करेगा। मैम क्योंकि इसी में मेरे को बस प्रॉब्लम लग रहा है, बाकी सब तो फिर भी चलो ठीक है, वो हो जाएगा पढ़ने वाली चीज। इसमें बस लग रहा है कि मैम एक एक स्टेप लिखेंगे, बहुत टाइम चला जाएगा इसमें। तो एक बार बात कर लेते, जिससे भी होगा तो उससे पूछ लेते क्या क्वेश्चंस वगैरह कैसे आएंगे। इसकी तो कुछ मतलब बातचीत नहीं हुई है किसी से भी। आपको पता चलेगा, कुछ आइडिया होगा तो फिर बताइएगा हमें। हाँ अगर कुछ समझ में आएगा तो मैं बताऊंगी। ओके मैम। लेकिन तुम लोग जनरल तो पढ़ ही लो। यस मैम, बहुत जल्दी कर अब लेंगे। बहुत टफ नहीं आना चाहिए पेपर, जनरल आना चाहिए। लेकिन अब पता नहीं किसको देते हैं सेट करने के लिए। ऐसा पढ़ लो कि कुछ भी आए तो एक जनरल ओवरव्यू लिख सको भाई। यस। कुछ भी नहीं, वर्ड प्रोसेसिंग की वो पूछेगा पहले वाले में, है ना, कि किस तरह से कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, किस तरह से वर्ड फॉर्मेटिंग करते हैं। तो तो वो सब मैम तुम उस लोग को। स्टेप बताएंगे ना कि पहले ये इस पे जाते हैं ऑप्शन पे, उस पे डबल क्लिक हाँ करते हैं। हाँ, कंप्यूटर के पेपर्स तो वैसे ही होते हैं। ओके। कंप्यूटर के पेपर तो वैसे ही होते हैं। ऐसे ही प्रेजेंटेशन तैयार करने की तैयार पूछ सकता है, या फॉर्मेट करने का पूछ सकता है। मैम ओल्ड क्वेश्चन पेपर होंगे क्या ये 5th सेमेस्टर के आप लोगों के? क्योंकि सीनियर से बात किए, नहीं वो लोग नहीं प्रमोट, और मैम वो पूजा दीदी लोगों से, रंजना दीदी से लोग से भी कांटेक्ट नहीं है, तो नहीं हो पाया फिर क्वेश्चन पेपर। रंजना तो मैं ऐसे पूछ लूंगी मैं, इन लोग के पास होगा तो। वो लोग इतने सिंसियर नहीं है कि रखे होंगे, तो हाँ। कर दिए होंगे। तो या तो हॉस्टल में ही पड़ा हो कहीं। यस मैम। ये प्रियंका वगैरह से बात नहीं होती तुम लोग की? मैम उन लोग से बात होती है तो उन लोग प्रमोट हुए थे ना 5th सेमेस्टर में। अच्छा, वो पढ़े ही नहीं होंगे, उनको पता ही नहीं होगा। क्वेश्चन पेपर था ही नहीं ना, तो वो हम्म। क्वेश्चन पेपर चाहिए था कि एक आइडिया मिल जाएगी। क्वेश्चन पेपर तो नहीं होगा ना, क्योंकि वो सब तो ओपन बुक हुआ था। हाँ। ओपन बुक भी नहीं हुआ था, वो तो उन लोग को मुझे लग रहा है असाइनमेंट के बेसिस पे पास किया गया था उस टाइम पे। बेसिस पे था। इंटरनल के बेसिस पे पास हुए थे सब ना। यस मैम। और जो कंप्यूटर वाले सब्जेक्ट थे वो सब आशीष यादव सर के पास थे उस टाइम। अच्छा। मैम बाकी हाँ सब्जेक्ट्स के पुराने क्वेश्चन पेपर होंगे? नहीं बेटा, पुराने पेपर तो हमारे पास तो नहीं है। हमारे पास तो नहीं है पुराने। तुम्हारे सीनियर्स उन लोग के पास पूछ सकते हो अगर उनसे बातचीत होती हो तो। और वो जो दीक्षा लोग थे, यस मैम। क्या नाम है, साक्षी यादव वगैरह वाला जो बैच था। यस मैम, लेकिन मैम उन लोगों के पास है नहीं, हम पूछे हैं। हाँ कहाँ इतना संभाल के रखेंगे वो लोग। और मैम हमारी हिंदी की क्लासेस नहीं लगी, अब तो एग्जाम भी आ गया। तो विपुला मैम से एक बार फोन करके बोलो ना ये बात। कि विपुला मैम से एक बार बात कर लो कि मैम आपने बोला था वेट करने को, हम लोग वेट ही करते रह गए, पढ़ा दीजिए आप ही।
ओके मैम। वो बोली थी कि अगर कोई जुगाड़ नहीं होगा तो मैं पढ़ा दूंगी। तो ओके तुम लोग एक बार बात कर लो, तुम लोग खुद से बात करोगे तो ठीक रहेगा, हम कहेंगे तो उनको लगेगा कि नेसेसरी वो दे रही हैं, जोर दे रही हैं। ठीक है मैम। तुम लोग अपने से रिक्वेस्ट कर लो तो हो सकता है करा दें। उनका नंबर है ना विप्लव मैम का? मैम नहीं है, फिर नहीं है, अब अच्छा शेयर कर ठीक है, दीजिए। नंबर हम शेयर कर देंगे, उनसे बात कर लेना एक बार। जस्ट अ सेकेंड है ना, स्क्रीन शेयर करती हूँ भी। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड स्ट्रेटेजी है ना आज का टॉपिक है। So what is distribution strategy? A plan created by the management of a manufacturing business that specifies how the firm intends to transfer its products to intermediaries, retailers and consumers. यानी कि किस तरह से अपने प्रोडक्ट को हमको रिटेलर्स मतलब इंटरमीडियरीज, रिटेलर्स या कंज्यूमर्स तक पहुंचाना है, उसके बारे में जो भी मतलब प्लान ऑफ एक्शन बनाना है, जो भी एक जो ब्लूप्रिंट बनाना है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी। Larger companies involved in making products will usually also put together and detailed production distribution strategy to guide its entry into the intended market. तो कोई भी कंपनी के लिए प्रोडक्ट को बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मतलब प्रोडक्ट बनाना इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शंस, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि उस प्रोडक्ट को जो डीलर्स हैं या इंटरमीडियरीज हैं जिनके थ्रू वो प्रोडक्ट जो है वो डिसमिनेट होना है पूरे मार्केट में, डिस्ट्रीब्यूट होना है मार्केट में, वहां तक पहुंचाना और उन इंटरमीडियरीज के थ्रू अल्टीमेट कंज्यूमर या कस्टमर तक पहुंचाना। तो ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टास्क होता है जिसके लिए हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। तो व्हाट आर मार्केटिंग चैनल्स? मार्केटिंग चैनल आर सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट मतलब जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस का एक सेट जो कि इन्वॉल्व हो इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस अवेलेबल फॉर यूज ऑफ कंजम्पशन। यानी कि मेकिंग से लेकर के कंजम्पशन तक के लिए प्रोडक्ट को पूरा फ्लो कराने का जो एक प्रोसेस होता है, उसके लिए वहां पे कौन होते हैं? सेट ऑफ इंटरडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनके थ्रू ये पूरा प्रोडक्ट का फ्लो या स्ट्रीमिंग होती है। ठीक है, number of channel levels, a level of intermediaries that perform some work in bringing the product and its ownership closer to the final buyer. The number of intermediary level indicates the length of the channel. जितने intermediaries involve होंगे, जितने ज्यादा number of intermediaries involve होंगे, number of channel levels का मतलब कितने level का channel है, means कि जितने ज्यादा number of intermediaries are involved there, number of means length of distribution channel will be more. जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतनी ज्यादा लंबी वो चैनल होगी, है ना, लेंथ होगी चैनल की। चैनल 1 कॉल्ड द डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल एंड द रिमेनिंग चैनल्स आर कॉल्ड इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। तो जिसमें एक चैनल जो जिसको नाम दिया गया है नेक्स्ट में, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। इसमें ये है चैनल 1। तो यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट डायरेक्ट पहुंच रहा है, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडियरी इन्वॉल्व नहीं है, इसको हम चैनल 1 कह रहे हैं और इसी का नाम है डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। ठीक है, उसके बाद के जितने भी चैनल्स हैं यहाँ पे आप देखो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में कोई ना कोई इंटरमीडियरी मौजूद है।
और यहाँ पे ये दो मतलब यहाँ पे 6 चैनल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे चैनल 1, 2 एंड 3 और चैनल 1, 2 एंड 3 3 अलग अलग मतलब 2 अलग अलग तरह के चैनल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट चैनल जो है ये कंज्यूमर बेस्ड है, यानी कि जो हाउस होल्ड कंज्यूमर्स के लिए वाले चैनल है। और सेकंड पार्ट जो है वो चैनल 1, 2, 3 का जो है वो बिजनेस मार्केटिंग चैनल है। फर्स्ट वाला जो है वो कंज्यूमर मार्केटिंग चैनल है, यानी कि चैनल 1, 2 एंड 3। एंड जो सेकंड बी पार्ट है, ए पार्ट एंड बी पार्ट जो है वो बिजनेस मार्केटिंग चैनल है, यानी कि ये भी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है बट ये बिजनेस वर्ल्ड के लिए है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन? यस मैम, विजिबल है ना? तो देखो पहले वाले में ये जो नॉर्मल कंज्यूमर मार्केटिंग चैनल है, इसमें प्रोड्यूसर और से कंज्यूमर तक डायरेक्ट पहुंच रहा है, तो ये आपका डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल हो गया। देन दूसरा वाला जो इनडायरेक्ट है वो प्रोड्यूसर, देन रिटेलर एंड देन कंज्यूमर, ये एक तरह का इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल है। और फिर प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर, ये भी है। अब इसमें आप चाहो तो और भी इंटरमीडिएरीज को यहाँ पे इन्वॉल्व कर सकते हो, लाइक प्रोड्यूसर के बाद डीलर हो जाए, देन होलसेलर, देन रिटेलर। तो आप नंबर ऑफ इंटरमीडिएरीज जितने ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा लंबा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उतना ही वो कॉम्प्लिकेटेड होगा और उतना ही उसको मैनेज करने में डिफिकल्टी होगी, क्योंकि वहां पे जो डिफरेंट लेवल ऑफ चैनल्स होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, तरह तरह के कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों का एक साथ काम करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। फिर पार्ट बी में आप देखो प्रोड्यूसर से बिजनेस कस्टमर। जैसे मान लो कि कोई प्रोड्यूसर है जो कि कुछ सामान बना रहा है, और उससे दूसरा प्रोड्यूसर है जो कि जिसके प्रोडक्ट के लिए वो सामान रॉ मटेरियल है, वो यहाँ पे उसको परचेज कर रहा है। तो इस तरह का जो चैनल है वो हो गया आपका डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल ऑफ बिजनेस मार्केट या बिजनेस। और दूसरा हो गया प्रोड्यूसर, देन बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर, देन बिजनेस कस्टमर। तो ये एक इनडायरेक्ट टाइप का हो गया बिजनेस मार्केटिंग में। देन प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर्स रिप्रेजेंटेटिव और सेल ब्रांच, देन बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर एंड देन बिजनेस कंज्यूमर। तो ये यही दिखाने की कोशिश की गई है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व होते हैं वैसे वैसे लेंथ ऑफ चैनल इंक्रीज होती है। और ये ये चैनल जो है वो दोनों तरह के मार्केटिंग में काम करते हैं, कंज्यूमर भी मार्केटिंग में भी काम करते हैं और बिजनेस मार्केटिंग में भी काम करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल क्या है? अ मार्केटिंग लेवल दैट हैज नो इंटरमीडिएट लेवल इज कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल। फॉर एग्जांपल एमवे का आप एग्जांपल जानते हो, है ना? एमवे जो है एक नेटवर्किंग कंपनी है जो कि डायरेक्ट मार्केटिंग पे काम करती है। एमवे सेल देयर प्रोडक्ट्स डोर टू डोर थ्रू होम्स एंड ऑन द वेब, यानी इनके इंटरमीडिएट नहीं होते हैं, जो इनके डीलर्स होते हैं वो डायरेक्ट आप तक पहुंचाते हैं, और इनका कहना होता है कि हम इसमें कोई भी कमीशन नहीं लेते हैं। तो ये एक तरह से मतलब जितनी भी नेटवर्किंग कंपनीज हैं, जैसे कि एमवे हो गया, मोदी केयर हो गया, और भी बहुत सारे नाम आप जानते होंगे जो कि बहुत ज्यादा वर्क है, अभी हर्बा लाइफ चल रहा है। तो ये लोग जो हैं मतलब इसी पैटर्न पे काम करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन्होंने बीच में से गायब किया हुआ है ताकि उसमें जो है बीच वाला जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और बीच वाला जो क्या होता है उसकी वजह से जो कस्टमर तक जब प्रोडक्ट पहुंचता है तो उसकी प्राइस जो है वो अकॉर्डिंगली ज्यादा होती है। तो इसलिए इन सब चीजों का वहां पे डिलीट मतलब ये सारी चीजें वहां पे डिलीट हो जाती हैं जहां पे डायरेक्ट मार्केटिंग होता है। देन इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल containing one or more intermediary level is called indirect marketing channel। जहाँ पे इंटरमीडिएरीज अवेलेबल हैं, इन्वॉल्व हैं, वहां पे उसको हम इनडायरेक्ट मार्केटिंग चैनल्स कहते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, कंज्यूमर। ठीक है, फिर आप दूसरा लिख सकते हो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, देन कंज्यूमर। फिर आप लिख सकते हो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, जॉबर, रिटेलर, कंज्यूमर। तो ये आप मतलब जो कंपनी है, जो फॉर्म है जिसको कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाना है, ये उसके ऊपर डिपेंड कर बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। ये हम लोग चैनल डिसीजन जो है वो चैनल डिजाइन डिसीजन, ये अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें अफेक्ट करती हैं चैनल को डिसाइड करने में।
अब यहाँ पे for example, consumer durables such as TVs, refrigerators, scooters, washing machines, cars, and industrial machinery and equipments are generally sold through this channel. कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर होगा, फिर रिटेलर होगा, फिर कस्टमर होगा। फिर दूसरा चेन है, दूसरा जो सप्लाई सॉरी ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो है मैन्युफैक्चरर, देन होलसेलर, then retailer, and then consumer. For example, Hindustan Lever Limited sells its product through wholesalers and retailers. Small scale producers also find this channel convenient for the distribution of product, enjoying widely scattered demand. तो ये इन मतलब ये उन चीजों में ऐसी जरूरत होती है इस तरह की चैनल और डिस्ट्रीब्यूशन की जहाँ पे जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड चीजें होती हैं, जो आप डेली रूटीन में यूज करते हैं, जिनके लिए आप देखते हो कि वहाँ पे ज्यादा डिमांड होती है उन प्रोडक्ट की, तो वहाँ पे होलसेलर की जरूरत होती है और फिर रिटेलर्स के थ्रू वो सामान कंज्यूमर तक पहुंचता है। नेक्स्ट चैनल है हो सकता है मैन्युफैक्चरर, देन एजेंट, देन होलसेलर, यहाँ पे एक एरो मिसिंग है, एजेंट, देन होलसेलर, देन रिटेलर, देन कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल, होलसेलर सेल टू रिटेलर्स who in turn sell to ultimate consumers. This channel is popular in the distribution of cloth, food grains, sugar, edible oil, paper, etc. तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जितने ज्यादा इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लंबा चैनल होगा। अब चैनल बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो चैनल बिहेवियर का मतलब ये है कि जहां भी नंबर ऑफ मतलब लेवल्स इन्वॉल्व होंगे वहां पे क्या होगा, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल consist of firms that have bonded together and are dependent on each other to achieve a common goal. होता क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें जो डिफरेंट लेवल्स होते हैं उनमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो एक दूसरे के साथ बाउंडेड होते हैं, यानी कि बंधे हुए होते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं इन ऑर्डर टू अचीव अ सिमिलर गोल या अ कॉमन गोल। उन सबका गोल कॉमन होता है, यानी कि वहां पे सपोज आपके मैन्युफैक्चरर है, फिर आपका होलसेलर है, फिर आपका रिटेलर है, ये सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं क्योंकि इनको एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। लेकिन ये लोग काम किस लिए करते हैं, एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। इन सब का मिला जुला गोल क्या है, इन सब का मिला जुला गोल है कि टाइमली मतलब जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल, अ वोल्वो डीलर डिपेंड्स ऑन द स्वीडिश मैन्युफैक्चरर वोल्वो टू डिजाइन कार्स दैट मीट कंज्यूमर्स नीड। In turn, Volvo depends on the dealer to attract consumers, persuade them to buy Volvo cars and service cars after the sale. तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल लिया है कि जैसे वॉल्वो डीलर है, ठीक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ पे वॉल्वो मतलब जो मैन्युफैक्चरर है कहाँ पे है, वो स्वीडिश है, स्वीडन में है, स्वीडिश मैन्युफैक्चरर है वॉल्वो कार का, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो अच्छी कार बनाए, डिजाइन करे जो कि कंज्यूमर की जरूरतों को पूरी कर सके। और इसके बदले में जो वॉल्वो कंपनी है या जो डीलर है मतलब मैन्युफैक्चरर है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डीलर के ऊपर डिपेंड करता है कि डीलर जो है वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करे, परसुएड करे, मतलब उनको कन्विंस करे कार को खरीदने के लिए, और फिर बाद में जब कारें बिक जाएं, सेल हो जाएं, तो उनकी सर्विस वगैरह भी वो प्रोवाइड करे कंज्यूमर्स को। तो यहाँ पे दोनों की डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, तो इसी को हम चैनल बिहेवियर कहते हैं। ईच चैनल मेंबर प्लेज अ रोल इन द चैनल एंड स्पेशलाइजेज इन परफॉर्मिंग वन और मोर फंक्शंस। तो होता क्या है कि जितने भी चैनल मेंबर्स होते हैं वो सब अपने अपने एरिया के स्पेशलाइज्ड होते हैं और वो अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं और पूरे चैनल को मैनेज करने में एक रोल प्ले करते हैं, कोऑर्डिनेट करने में एक रोल प्ले करते हैं। अब क्या होता है, अब होता यह है कि चैनल बिहेवियर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं। यहाँ पे स्लाइड में नहीं दिया हुआ है, मैं एडिशनली बता रही हूँ आपको, चाहो तो आप पॉइंट्स नोट कर लो, फिर मैं आपको भेज दूंगी ये।
चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं? चैनल कॉन्फ्लिक्ट्स आर डिसएग्रीमेंट अमंग मार्केटिंग चैनल मेंबर्स ऑन गोल्स एंड रोल्स। तो किस चीज पे ये कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होते हैं, अराइज होते हैं? चैनल मेंबर्स के बीच में उनके रोल और गोल को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं। हु शुड डू व्हाट एंड फॉर व्हाट रिवॉर्ड्स, कि कौन करेगा, किसको करना चाहिए, क्या मतलब किसको क्या करना चाहिए और किस रिवॉर्ड के बदले करना चाहिए। इस चीज को लेकर के जितने भी लेवल ऑफ मतलब मेंबर ऑफ चैनल होते हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप करता है। किस लिए? रोल और गोल के लिए, कि क्या करना है, क्यों करना है, मतलब किस तरह से करना है, किसके लिए करना है और किस लिए करना है। ठीक है, हमारा क्या गोल है और हमारा क्या रोल है, ये इसके लिए वो लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। तो अब इस तरह के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनके भी टाइप्स हैं। उनके टाइप्स हैं हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट अकर अमंग फॉर्म्स एट द सेम लेवल ऑफ द चैनल। तो हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट का, हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब हुआ कि कोई भी चीज को हॉरिजॉन्टल हम तब कहते हैं जबकि दो दो सेम लेवल के लोग हों, है ना। हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप कब होगी? जबकि एक, जैसे मान लो दो ऑफिसर्स की बात हो रही है कि उनके बीच में एक हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है, तो वो कैडर उनका सेम हो। तो ऐसे ही जो हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट होता है वो होता है अमंग फॉर्म्स एट द सेम लेवल ऑफ चैनल। यानी कि चैनल, जैसे मान लो कि वो जो मतलब ये चैनल जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है, ऐसा ही नहीं होता है। किसी लेवल पे दो ऐसे चैनल मेंबर्स की हमको जरूरत है। जस्ट अ सेकेंड। एक मिनट, है ना। अभी तो मैं स्टेप करा नहीं रही थी लेकिन वो पता नहीं बैक हो गया मेरे हाथ पे लग के। स्क्रीन विजिबल है कि स्क्रीन भी ब्लैक हो गई है? विजिबल है। विजिबल है ना, तो जरा देखना जरा। तो क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी करके होगा स्लाइड। ऊपर से देखना एक बार, स्टार्टिंग से आप लोग देखना है ना। मैम इट इज हियर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट की मैं बात करी थी, कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं वो हो सकते हैं कैसे? कि वो हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, जैसे हमने बताया। फॉर इंस्टेंस some food dealer in Chicago might complain about other dealers in the city who steal sales from them by being too aggressive इन देयर प्राइसिंग। तो ये किन केसेस में हो सकता है? ये जैसे फ्रेंचाइजी वाले जो केसेस होते हैं, मतलब सेम लेवल पे डीलर्स कैसे होंगे? जैसे कि जैसे पिज्जा हट है ना, उसने अपनी फ्रेंचाइजी दे रखी है, तो जो उसके जितने उसके वो होंगे आउटलेट्स होंगे पिज्जा हट के, वो सब सेम लेवल पे होंगे। अब आपके जबलपुर में भी बहुत मतलब 3-4 हो सकते हैं, या आपकी सिटी में कई हो सकते हैं, या एक स्टेट में कई सारे हो सकते हैं, या एक कंट्री में कई सारे हो सकते हैं। तो उनके बीच का, अगर उनके बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होते हैं तो वो आपका कॉन्फ्लिक्ट जो होगा वो हॉरिजॉन्टल लेवल का होगा डीलरशिप में, है ना। दूसरे होते हैं वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द सेम चैनल। एक ही चैनल में, जैसे कि अभी हम लोग जो चैनल की इसका स्ट्रक्चर देख रहे थे ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाला, तो इनडायरेक्ट चैनल को देखो तो जैसे मान लो उसमें एक लेवल और दूसरे लेवल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, अलग अलग लेवल के चैनल मेंबर्स के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये ज्यादा कॉमन होता है। ये ज्यादा कॉमन क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग लेवल के लोग एक सिमिलर गोल के लिए काम करते हैं और इनके बीच में फिर वो एग्जिस्टेंस वाली लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई होती ही है
तो मतलब रोल, हमारा रोल क्या होगा, तुम्हारा रोल ऐसा क्यों है, ये हमारा क्यों नहीं है, हमको ये गोल अकॉम्प्लिश करना है, हम ये करेंगे। तो इस तरह से उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना ज्यादा कॉमन होता है। फॉर एग्जाम्पल, McDonald's came into conflict recently with some of its dealers when its aggressive expansion plans called for placing new stores in areas that took business from existing locations. Motorola created conflict with its distributors when it tried to enforce strict policies for marketing its popular StarTAC cellular phones. तो जैसे कि मोटोरोला के जो डीलर्स थे और डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उनके बीच में मोटोरोला ने बहुत ही स्ट्रिक्ट अपने जो है रूल्स सेट किए, पॉलिसीज बनाए। तो उसकी वजह से उसके जो डीलर्स थे, जो इंटरमीडिएरीज थे, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ। तो इस तरह से जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं, जो कि सिमिलर लेवल पे ना होके अलग अलग लेवल पे होते हैं और एक ही सिंगल मतलब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्या, वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। तो ये हो गई कॉन्फ्लिक्ट की बात। अब तो ब्लैंक हो गई होगी स्क्रीन ना। यस मैम। यस सर। ज्यादा देर तक रह गई ना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ, अभी दिख नहीं रही है ना? नो मैम। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं फिर से कर देती हूँ शेयर। अभी बताओ, अभी दिख रही है? यस मैम। ठीक है, अब क्या है अब ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इस मतलब कितने तरह के होते हैं। अभी तो ये बिहेवियर में कॉन्फ्लिक्ट की बात आ गई, अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स जो हैं वो इस तरह से, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के जो सिस्टम है वो इस तरह से 3 तरह के हो सकते हैं: वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम एंड मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, अब वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम इज वन इन विच द मेन मेंबर्स ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, प्रोड्यूसर, होलसेलर एंड रिटेलर वर्क टुगेदर एज अ यूनिफाइड ग्रुप इन ऑर्डर टू मीट कंज्यूमर नीड। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेवल वाइज सिस्टम नहीं है। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम में ऐसा बताया गया कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरर, मतलब जितने भी मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, वो सब एक यूनिट के रूप में कंज्यूमर की नीड्स को फुलफिल करने के लिए काम करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, इनका रोल जो है अलग अलग लेवल्स पे डिवाइडेड नहीं है। ये लोग सबका हर लेवल पे हर कोई मौजूद है। मैन्युफैक्चरर देखो ऊपर से नीचे तक है, होलसेलर भी इन्वॉल्व है और इधर रिटेलर भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे इनका जो एक रोल है वो किस तरह का है कि ये पूरा एज अ यूनिटरी सिस्टम ये लोग मिल करके कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं। For example, Sherwin-Williams is a paint producer. However, they not only produce the paint, the company also has several thousand retail stores that sell their product. तो यानी कि जो कंपनी है वो खुद ही होलसेल का मतलब मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है, होलसेलिंग भी कर रही है और रिटेलिंग भी कर रही है। अब जरूरी नहीं है कि वो मतलब जो मैन्युफैक्चरर है वही सब कुछ कर रहा है, वो सारे हो सकता है उनके यूनिट्स उन्होंने मतलब जैसे अपने हायर कर रखे हों अलग अलग पर्सन्स, अलग अलग मेंबर्स, और वो एज अ यूनिट पूरा फंक्शन दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसको हम ना कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मतलब जो आपका कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि हर लेवल पे जैसे मान लो ये मैन्युफैक्चरर वाला जो ब्लू पार्ट था ये केवल ऊपर ही तक रहता, फिर उसके बाद होलसेलर वाला जो ऑरेंज पार्ट है ये बीच में रहता और फिर रिटेलर वाला ग्रीन पार्ट नीचे रहता। तो ये हमारा कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता। ठीक है, अ चैनल कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड रिटेलर, ईच अ सेपरेट बिजनेस
seeking to maximize its own profit even at the expense of profit for the system as a whole. तो ये जब अपने अलग अलग मतलब तीनों सेपरेट लेवल पे होते और तीनों अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए और ओवरऑल गोल तो मान लो था ही कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है, उसके लिए काम कर रहे होते, तो दिस सिस्टम वाज कॉल्ड एज एन अ कन्वेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। बट उससे अलग हटके जो डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स आजकल चल रहे हैं, उसमें ये पहला है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, जिसमें कि ये तीनों अलग अलग लेवल पे काम ना करके कंबाइंडली काम कर रहे हैं इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अब दूसरी चीज आ जाती है हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। एक सेकेंड, इन्होंने पूरा नहीं दिया है क्या वर्टिकल में? अब वर्टिकल को थोड़ा सा हम मुझसे मतलब सुन के समझो, इसके टाइप्स यहाँ नहीं दिए हुए हैं, मैं तो आप लोग को नोट्स दूंगी तो उसमें मिल जाएगा पूरा। तो ये जो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम है, इसके फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नाम चाहो तो लिख लो। वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम के फर्दर 3 पार्ट्स हैं। पहला है कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, यानी ये वीएमएस है, तो इसका पहला पार्ट है कॉर्पोरेट वीएमएस। कॉर्पोरेट वीएमएस का क्या मतलब है? A vertical marketing system that combines successive stages of production and distribution under single ownership. Channel leadership is established through common ownership. तो यहाँ पे एक कॉर्पोरेट जो कि इन्वॉल्व है, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है, वही उसी के सिंगल ओनरशिप में ये पूरा वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम जब काम करता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट वीएमएस। क्लियर? यस मैम। दूसरा इसका पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस। ठीक है, कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस का मीनिंग होता है कि अ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम इन विच इंडिपेंडेंट फर्म्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ज्वाइन टुगेदर थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स टू ऑब्टेन मोर इकोनॉमीज ऑफ स्केल इम्पैक्ट देन दे कुड अचीव अलोन। तो यहाँ पे सिंगल ओनरशिप नहीं होता, जहाँ पे अलग अलग, जैसे कि मान लो कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, या कोई होलसेलिंग कर रहा है, कोई रिटेलिंग कर रहा है, तो अलग अलग लेवल पे अगर कंपनीज, ठीक है, फॉर्म्स डिफरेंट लेवल पे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के मतलब वर्क में अगर ज्वाइन होकर के यानी कॉन्ट्रैक्ट करके अगर इस प्रोसेस को मतलब इस फंक्शन को करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का एग्जिस्टेंस आ गया दो अलग अलग फॉर्म्स के बीच में। तो जैसे मान लो एक फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम देख रही है, एक फॉर्म जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का काम देख रही है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट में हैं और दोनों मतलब दोनों कंबाइंड फायदे के लिए काम कर रही हैं, तो हम उसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस। क्लियर? यस मैम। अब और तीसरा पार्ट है, अभी ना ये कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस के फिर से 3 पार्ट हैं, तो अभी उसको छोड़ देते हैं, अभी तीसरा पार्ट आ जाते हैं। तीसरा है एडमिनिस्टर्ड वीएमएस। वीएमएस के ही अभी पार्ट्स में चल रहे हैं। तो पहला हो गया आपका कॉर्पोरेट वीएमएस, दूसरा हो गया कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस और तीसरा हो गया एडमिनिस्टर्ड वीएमएस। एडमिनिस्टर्ड वीएमएस का क्या मतलब है कि अ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम दैट कोऑर्डिनेट्स सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नॉट थ्रू कॉमन ओनरशिप और कॉन्ट्रैक्चुअल टाइज बट थ्रू द साइज एंड पावर ऑफ वन ऑफ द पार्टीज। तो ना तो इसमें सिंगल ओनरशिप की बात है, ना तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 फर्म्स या मोर देन 2 फर्म्स की बात है। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो नंबर ऑफ फर्म्स इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ फर्म्स इन्वॉल्व रहती हैं और उनमें जो फर्म ज्यादा पावर वाली होगी या उसकी जो उसका शेयर साइज या उस फर्म का साइज यानी कि जो बड़ी फर्म होगी उसके पास जो है एडमिनिस्ट्रेशन होता है वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम का, तो उसको हम कहते हैं एडमिनिस्टर्ड, यानी वो एडमिनिस्ट्रेशन देखती है जो फर्म बड़ी होती है, पावरफुल होती है, तो इसको हम कहते हैं एडमिनिस्टर्ड वीएमएस। क्लियर? यस मैम। तो यानी वीएमएस के 3 पार्ट हो गए, कॉर्पोरेट, कॉन्ट्रैक्चुअल एंड एडमिनिस्टर्ड। ठीक, अब कॉन्ट्रैक्चुअल को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कॉन्ट्रैक्चुअल वीएमएस हैज बीन डिवाइडेड फर्दर इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से? पहला है होलसेलर स्पॉन्सर्ड वॉलंटरी चेन्स।
होलसेलर स्पॉन्सर्ड वॉलंटरी चेन्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसमें ये है क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल वीएमएस का पार्ट है तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट तो रहेगा ही कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फर्म्स रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम इन विच होलसेलर्स ऑर्गेनाइज अ वॉलंटरी चेन ऑफ इंडिपेंडेंट रिटेलर्स टू हेल्प देम compete with large corporate chain organizations। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे होलसेलर्स स्पॉन्सर करते हैं रिटेलर्स की चेन को। ठीक है, वॉलंटरी चेन ऑफ रिटेलर्स, यानी कि जो रिटेलर्स खुद से आकर के वहां पे उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, ऐसे रिटेलर्स की चेन को स्पॉन्सर करते हैं होलसेलर्स, ताकि वो रिटेलर्स अपने काम को अच्छे से कर सकें और जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, लार्ज जो कॉर्पोरेट चेन्स हैं, उनको वो एज अ होलसेलर कॉम्पीट कर सके। मतलब रिटेलर्स को पावरफुल बनाने के लिए होलसेलर्स जो हैं वो उनको स्पॉन्सर करते हैं। तो इसको हम कहते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इन बिटवीन फॉर्म्स, बट यहाँ पे जो होलसेलर फॉर्म्स हैं वो क्या करती हैं, वो कुछ रिटेलर फॉर्म्स को स्पॉन्सर करती हैं, जो रिटेलर फॉर्म्स खुद से आगे आकर के मतलब उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। इसी का दूसरा पार्ट है रिटेलर कोऑपरेटिव्स। कॉन्ट्रेक्चुअल वीएमएस का ही दूसरा पार्ट है रिटेलर कोऑपरेटिव। तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम इन विच रिटेलर्स ऑर्गेनाइज अ न्यू जॉइंटली ओन्ड बिजनेस टू कैरी ऑन होल सेलिंग एंड पॉसिबली प्रोडक्शन। तो यहाँ पे रिटेलर कोऑपरेटिव्स में क्या होता है, यहाँ पे होल मतलब यहाँ पे रिटेलर्स का ही पूरा रोल होता है। यहाँ पे रिटेलर्स जो होते हैं वो खुद ऑर्गेनाइज होकर के एक बड़ा ज्वाइंट ओन्ड मतलब ज्वाइंटली ओन्ड, यानी कि सबका उसमें सबकी ओनरशिप होती है उसमें, और बिजनेस उस तरह का बनाते हैं जो कि होल सेलिंग का भी काम करती है और इवन मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है। तो यानी यहाँ पे पूरा रिटेलर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होकर के, जैसे छोटी मछलियां बड़ी, मतलब एक हम लोग पहले देखते थे ना प्रोग्राम की, छोटी छोटी मछलियों से एक पूरा बड़ी मछली बना करके और बड़ी मछलियों को डरा देते थे वो, तो उस तरह से मतलब रिटेलर्स जो है वो खुद ऑर्गेनाइज होकर के कॉन्ट्रैक्ट करके आपस में ज्वाइंटली ओन्ड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, बिजनेस करते हैं वो, और वो होलसेलिंग का भी काम करते हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करते हैं। ठीक, क्लियर है सबको? यस मैम। फिर थर्ड जो इसका पार्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल वीएमएस का, वो है फ्रेंचाइज ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, तो यानी कॉन्ट्रेक्चुअल वीएमएस के तीन पार्ट्स, पहला है होलसेलर स्पॉन्सर्ड वॉलंटरी चेन्स, जिसमें कि होलसेलर्स जो है वो रिटेलर्स को रिटेलर्स की वॉलंटरी चेन को स्पॉन्सर करते हैं इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन देम। दूसरा होता है रिटेलर कोऑपरेटिव्स, यानी कि रिटेलर्स खुद ऑर्गेनाइज होके एक बड़ी बड़ी मतलब ज्वाइंटली ओन्ड एक बिजनेस फॉर्म बनाते हैं और वो होलसेलिंग का भी काम करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करते हैं। तीसरा होता है फ्रेंचाइज ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंचाइज ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम in which a channel member called a franchisor links several stages in the production distribution process। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक मतलब एक चैनल मेंबर जिसको हम फ्रेंचाइजर कहते हैं, वो अलग अलग स्टेजेस को लिंक कर देता है और एक तरह से फ्रेंचाइज वाले ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दे देता है, फ्रेंचाइज सिस्टम बना देता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका तीनों, ये क्लियर हो गया ना, ये तीनों पार्ट हो गए आपके कॉन्ट्रेक्चुअल वीएमएस के। ठीक, अब ये जो फ्रेंचाइज ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनको फिर से तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि सबसे पहले वीएमएस को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया, कॉर्पोरेट, कॉन्ट्रेक्चुअल एंड एडमिनिस्ट्रेड। फिर कॉन्ट्रेक्चुअल में तीन पार्ट आए, होलसेलर स्पॉन्सर्ड वॉलंटरी चेन्स, रिटेलर कोऑपरेटिव्स एंड फ्रेंचाइज ऑर्गेनाइजेशंस। देन फ्रेंचाइज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये इतने तरह के सिस्टम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स चल रहे हैं, अभी केवल एक ही पार्ट, एक ही टाइप वाला चला है, वीएमएस केवल वर्टिकल वाला चल रहा है, फ्रेंचाइज ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंचाइज ऑर्गेनाइजेशन को फिर से तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर्ड रिटेलर फ्रेंचाइज सिस्टम, ठीक है पहला, मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर्ड होलसेलर फ्रेंचाइज सिस्टम, और सर्विस फॉर्म स्पॉन्सर्ड फ्रेंचाइज सिस्टम। तो यहाँ पे तीन तरह की स्पॉन्सरशिप है। पहला है आपका मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर, ठीक है,
मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर जो ये है क्या है, रिटेल सिस्टम, मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर रिटेल फ्रेंचाइज सिस्टम as found in automobile industry. Ford, for example, licenses dealers to sell its car. The dealers are independent business people who agree to meet various conditions of sales and services. तो यहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर कर देता है रिटेलर को फ्रेंचाइज सिस्टम दे देता है, वो अपने आप में वो बिजनेस पीपल बन जाते हैं जो कि मतलब कारों को, मतलब डीलर जो है वो कारों को सेल करते हैं। तो इसको इस तरह का जो सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर्ड रिटेलर फ्रेंचाइज। फिर इसी में अगर रिटेलर की जगह पर होलसेलर को स्पॉन्सर कर दे मैन्युफैक्चरर, तो उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर्ड होलसेलर फ्रेंचाइज सिस्टम एज फाउंड इन द सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री। कोका कोला फॉर एग्जाम्पल लाइसेंसेस बॉटलर्स, जो बॉटलर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा ना, कोका कोला की वो है यहाँ पे एजेंसी है, एजेंसी कहते हैं वो मतलब वही बॉटलर्स ही हैं, बॉटलिंग इंडस्ट्री वो है, फैक्ट्री है उनकी, तो उनको होलसेलर्स, मतलब जो होलसेलर्स होते हैं वही बॉटलर्स होते हैं। इन वेरियस मार्केट्स हु बाय कोका कोला सिरप कंसंट्रेट एंड देन कार्बोनेट बॉटल एंड सेल द फिनिश प्रोडक्ट टू रिटेलर्स टू लोकल मार्केट। तो अगर आप उनके यहाँ जाओ तो देखोगे कि वो बॉटल भी प्रिपेयर करते हैं, वो पूरा सिरप मतलब वो जो उसका कंसंट्रेट होता है वो खरीद लेते हैं कोका कोला मैन्युफैक्चरर से, और फिर वो वहां पे पूरी बॉटलिंग करके पूरा जो प्रोडक्ट है फिनिश गुड वो प्रिपेयर करते हैं और फिर उसके बाद वो रिटेलर के पास सप्लाई करते हैं। तो इस तरह का जो सिस्टम होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर्ड होलसेलर फ्रेंचाइज सिस्टम। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Then the third franchise form is the service form sponsored retailer franchise system. तीसरा जो पार्ट है इसका, वो उसको हम कहते हैं सर्विस फॉर्म स्पॉन्सर्ड रिटेलर फ्रेंचाइज सिस्टम। यानी कि यहाँ पे फ्रेंचाइज जो होता है वो रिटेलर के पास ही होता है, बट स्पॉन्सर जो है मैन्युफैक्चरर नहीं करता, वो सर्विस फॉर्म, यानी कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं हो रही है, सर्विस वाली फॉर्म्स की बात हो रही है, तो सर्विस फॉर्म स्पॉन्सर करेगी। In which a service firm licensed a system of retailers to bring its service to consumers. जैसे examples are found in the auto rental business, है ना, या फास्ट फूड सर्विस बिजनेसेस, मैकडोनाल्ड, बर्गर किंग, इस तरह के। तो जो सर्विस फर्म्स होते हैं वो स्पॉन्सर करते हैं रिटेलर्स को और फिर उनको फ्रेंचाइजी दे देते हैं, यानी वो अपने खुद मुख्तार डीलर बन के अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं। ठीक, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. ये हो गया आपका VMS, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। नाउ अब हॉरिजॉन्टल पे आते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हो रहा है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एवं स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर हो रहा है ना? Yes, ma'am. ओके, Ma'am, नाउ यस, ma'am, actually I got confused in the beginning of the class by this link you have shared. मतलब ये कुछ और उससे आया था. So I couldn't किससे आया really था? understand कि MM student से है. Your name was not clear here. okay, actually I have sent this link to my another email ID. Okay, okay. That's why it can be possible. Okay, horizontal. Then second part, the second type of system, distribution system, is horizontal marketing system. We were discussing about vertical marketing system. यहाँ पे केवल इतना ही दिया है, but मैंने आपको इसके सारे जितने भी टाइप्स थे वो बता दिए। Now horizontal marketing system. Horizontal marketing system का क्या मीनिंग है? A distribution channel arrangement whereby two or more organizations at the same level join together for marketing purposes to capitalize on a new opportunity. तो हॉरिजॉन्टल वर्ड जहां भी आएगा वहां पे सेम लेवल की बात आ जाती है कि दो सेम लेवल के, जहां पे दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन सेम लेवल पे जब ज्वाइन होते हैं तो उसको हम हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, a bank and a supermarket agreed to have the bank's ATMs located at the supermarket's location. तो जैसे मान लो कि यहाँ पे दो एग्जांपल दिया गया कि जैसे बैंक और सुपरमार्केट जो है वो अग्री होते हैं, यानी दोनों सेम लेवल पे हैं कि बैंक
के जो एटीएम्स हैं वो सुपरमार्केट्स की लोकेशन पे, जहां जहां सुपरमार्केट्स होंगे वहां वहां बैंक के एटीएम का के जो लोकेशंस होंगे वो भी वहां पे मतलब सेट किए जाएंगे। ठीक है। A channel arrangement in which two or more companies at one level join together to follow a new marketing opportunity। तो यानी कि दो लेवल की मतलब दो सेम लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं एट द सेम लेवल, किस लिए? ताकि कोई नई मार्केट अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प किया जा सके। जैसे कि यहाँ पे बैंक और एटीएम की बैंक एटीएम की जो कियोस्क होते हैं उनकी बात की गई कि बैंक और मॉल के बीच में या सुपरमार्केट के बीच में ये अग्रीमेंट हुआ कि जहां जहां वो हमारा सुपरमार्केट होगा वहां वहां आप अपने बैंक के एटीएम का कियोस्क भी आप वहां पे ओपन कर लीजिएगा। तो उससे क्या होगा? दोनों का फायदा होगा। एटीएम भी ज्यादा मतलब बैंक का भी बिजनेस अच्छा चलेगा, क्योंकि जब लोग मॉल में शॉपिंग करने जाएंगे या सुपरमार्केट में तो बट ऑब्वियस है कि उनको पैसों की जरूरत होगी। और सुपरमार्केट भी अच्छा चलेगा, क्यों? क्योंकि मतलब कई बार इनकन्वीनियंस हो जाता है कि कहीं और जाकर के आप एटीएम यूज करो, तो अगर वहीं के वहीं एटीएम कस्टमर्स को मिल जाता है तो वो उसको यूज करके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारा हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। ठीक है। उसके बाद तीसरा आ जाता है, इसमें इसके कुछ पार्ट्स नहीं है, ये सिंपल है इसका स्ट्रक्चर। तीसरा आ जाता है मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स अ बिजनेस यूजिंग मोर देन वन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। मतलब यहाँ पे आप अपना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मिक्स करके, या वर्टिकल के जितने भी हमने टाइप्स पढ़े हैं उनमें से कुछ टाइप्स और हॉरिजॉन्टल को लेकर के आप जब कई मतलब हाइब्रिड मार्केटिंग चैनल भी इसको कहते हैं, जब आप इसको यूज करते हो तो उसको हम कहते हैं मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन या हाइब्रिड मार्केटिंग चैनल। आप इसको हाइब्रिड मार्केटिंग चैनल भी कह सकते हो। मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व्स अ बिजनेस यूजिंग मोर देन वन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है। इट इज अ सिस्टम इन विच सिंगल फर्म सेट्स अप टू और मोर मार्केटिंग चैनल्स टू रीच वन और मोर कस्टमर सेगमेंट। तो आपको जैसे कस्टमर सेगमेंट्स आपके अलग अलग हैं, तो आपको अलग अलग मतलब सिंगल फॉर्म ही होती है इनमें, मतलब इनके जो डिफरेंट टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स है इनको यूज करके एक साथ यूज करके वो अपना काम करती है। एप्पल इज अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन इन एक्शन। कैसे? एप्पल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो 450 प्लस ओन रिटेल स्टोर्स इज ओवर 15 कंट्रीज। ठीक है। ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं और मल्टीपल रिटेल पार्टनर्स भी हैं इनके। तो इनको बहुत मतलब मिक्स्ड टाइप के या हाइब्रिड टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की जरूरत पड़ती है, तो ये उसको यूज करते हैं। तो ये हो गया चैनल बिहेवियर एंड अरेंजमेंट या चैनल बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन, चैनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस मैम। अब हम आ जाते हैं चैनल डिजाइन डिसीजंस पे कि चैनल कौन सा चैनल कब हम यूज करेंगे, यानी चैनल कौन सा हमको डिजाइन यूज करना है, इसका डिसीजन हम कैसे लेंगे। डिजाइनिंग इफेक्टिव मार्केटिंग चैनल्स बाय एनालाइजिंग कंज्यूमर नीड्स, सेटिंग चैनल ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाइंग मेजर चैनल अल्टरनेटिव्स एंड इवेल्युएटिंग देम। तो अब आपको क्या क्या चीजें आपको देखनी पड़ेंगी उसमें कि पहली चीज ये है कि एनालाइजिंग कस्टमर नीड्स, कस्टमर की किन जरूरतों को आप पूरा करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से आपको चैनल का डिसीजन करना पड़ेगा। तो चैनल प्रोड्यूस 5 सर्विस आउटपुट लेवल्स, यानी कि आपको देखना क्या क्या पड़ेगा कस्टमर की नीड के लिए। लॉट साइज, यानी कि आपको कितने नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो number of units that the marketing channel permits a typical customer to purchase on a purchase occasion. Waiting time, average time that customer of the channel wait for receipt of the goods. Spatial convenience, degree to which the marketing channel makes it easy for customer to purchase the product. Product variety, assortment breadth, मतलब आपकी प्रोडक्ट की वैरायटी कितनी है। सर्विस बैकअप, एड ऑन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द चैनल, इंस्टॉलेशन, रिपेयर्स एंड क्रेडिट्स। तो ये सारी चीजें आप एनालाइज करोगे। देन एस्टैब्लिशिंग, एक मिनट, इसके लिए अभी कुछ चीजें और आप देखोगे। सेटिंग द चैनल ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स, तो चैनल डिसाइड
मतलब आपने जो है सबसे पहले चैनल डिजाइन डिसीजन के लिए एनालाइज कंज्यूमर नीड्स देखा, ठीक है। दूसरी चीज है एस्टेब्लिशिंग या सेटिंग द चैनल ऑब्जेक्टिव्स एंड कंस्ट्रेंट्स। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि चैनल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपको ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। हाँ, होने वाला है क्या? अच्छा, तो ये आपको सेट करना पड़ेगा, चैनल के ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना पड़ेगा और उनके कंस्ट्रेंट्स को देखना पड़ेगा कि क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इसमें क्या क्या देखोगे आप, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे, है ना, क्योंकि ये जैसे पेरिशेबल है, बल्की है, बिल्डिंग मटेरियल है या सॉफ्ट ड्रिंक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप चैनल डिसाइड करोगे ना। भाई पेरिशेबल होगा तो आपको क्विक चैनल चाहिए, बल्कि है तो आपको इस तरह का मतलब चाहिए चैनल। तो ये सारी चीजें आप देखोगे। देन कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, channel objectives vary with product characteristics. Channel design must take account the strength and weaknesses of different types of intermediaries. उसके पहले हम देखते हैं कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कंपनी कैसी है, कंपनी की साइज कैसी है, फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, मार्केटिंग फंक्शंस उसकी कितनी क्विक और स्ट्रांग है ना, कितना उसके पास फंड है। तो ये सारी चीजें जो है आपको कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स भी इस पे आपको देखना पड़ेगा आपके चैनल को डिसाइड करने के लिए। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरमीडियरीज, अब आपके इंटरमीडियरीज जो हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, किन इश्यूज पे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। देन you should have also analyze your competitors channel। आपको कॉम्पिटिटर्स के चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहे हैं वो कॉम्पिटिटर के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से कम एफिशिएंट हो। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा। देन लीगल रेगुलेशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस आल्सो अफेक्ट चैनल डिजाइन। तो आपकी कंट्री में या आपके स्टेट में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हो सकता है कि कुछ चीजें जो है वो यूज करने के लिए आपको ना अलाउड हो। तो ये सारी चीजें देखना पड़ेगा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, आप मतलब जो आप ट्रांसपोर्ट वगैरह जो यूज कर रहे हो वो एनवायरमेंटल जो एक्ट्स वगैरह हैं उनको मतलब उनके क्राइटेरियाज को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्या आपके रुकावटें हैं आपके ऊपर और क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है। अब तीसरी चीज आ जाती है आइडेंटिफाइंग द मेजर चैनल अल्टरनेटिव्स। अब आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पास अल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये देखना है और चैनल अल्टरनेटिव इज डिस्क्राइब्ड बाय 3 एलिमेंट्स। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि हम टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज कौन कौन है, कंपनी सेल्स फोर्स है, मैन्युफैक्चरर्स एजेंसी है, इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटर है, किस तरह के हमारे इंटरमीडियरीज हैं, नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज कितने हैं और टर्म्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ चैनल मेंबर्स क्या हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। फिर उसके बाद जो नंबर ऑफ मार्केटिंग इंटरमीडियरीज है, यहाँ पे नंबर ऑफ इंटरमीडियरीज हैं वो इस तरह से डिपेंड करते हैं कि आपको इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जैसे कि जो चीजें मार्केट में बहुत ज्यादा बिकती हैं, या सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी कि जो चीजें उससे कम सेलेक्टिवली बिकती हैं, और या फिर एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी कि जो बिल्कुल ही गिने चुने लोग जिनको खरीदते हैं, बहुत ही मतलब जैसे बहुत ही लग्जरी कोई कार है ना, जैसे आप अगर हुंडई या ये सुजुकी की कार्स को देखोगे तो उसके लिए आपको इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी। बट अगर आप ऑडी या इस तरह की मतलब जो महंगी कारें हैं इनको अगर आप देखते हो तो उसके लिए आपको एक सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी। और जैसे रोल्स रॉयस है, ये मतलब जो बहुत ज्यादा एकदम लग्जरी में जाते हैं तो उनके लिए आपको एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कस्टमर्स होंगे जो एक्सक्लूसिवली उसी को खरीदते होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन चीजों को एनालाइज करना पड़ेगा। देन टाइप्स ऑफ इंटरमीडियरीज डिपेंड्स ऑन द सर्विस आउटपुट डिजायर्ड बाय द टारगेट मार्केट एंड चैनल ट्रांजैक्शन कॉस्ट। The company must search for the channel alternative that promises the most long run profitability. For example, HP Dell sell indirectly through retailers such as Big Bazaar, Walmart, etc. तो आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी। Then terms and responsibilities of channel members क्या हैं? The producer must determine the rights and responsibilities of participating channel members, making sure that each channel member is treated respectfully and given the opportunity to be प्रॉफिटेबल। जैसे कि मैकडोनाल्ड्स ने प्रोवाइड किया फ्रेंचाइजी विद प्रमोशनल सपोर्ट, अ रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, ट्रेनिंग एट हैमबर्गर यूनिवर्सिटी एंड जनरल मैनेजमेंट असिस्टेंस।
तो इन्होंने मैकडोनल्ड ने ये सारी चीजें भी प्रोवाइड की अपने फ्रेंचाइजी होल्डर्स को। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब वो मोटिवेट होकर के उन्होंने काम किया। अब नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स मैंने बता दिया आपको, इंटेंसिव, सेलेक्टिव एंड एक्सक्लूसिव, है ना। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब मैंने बताया आपको कि जहां बहुत ज्यादा मार्केट में पहुंचाना, जैसे सिगरेट, बियर, इस तरह की चीजें। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन जैसे रोल्स रॉयस कारें। सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो उन दोनों के बीच का हो, जो कि थोड़ा सा कम दिखता हो। उसके बाद इवेल्युएटिंग द मेजर अल्टरनेटिव, तो आपको और अल्टरनेटिव में क्या देखना होगा, इकोनॉमिक क्राइटेरिया, कंट्रोल क्राइटेरिया एंड अडाप्टिव क्राइटेरिया। तो ये चीजें आप जब करते हो, क्या एनालाइज कर लेते हो, तो इनके बेसिस पे आपको चैनल डिजाइन का डिसीजन करना होता है, ठीक है। इसके बाद आपका एक और टॉपिक आता है जो कि यहाँ पे नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, चैनल मैनेजमेंट डिसीजन। आपको चैनल के मैनेजमेंट का डिसीजन कैसे लेना होगा। तो उसमें आप सबसे पहले सेलेक्ट, चैनल मैनेजमेंट का मतलब जो लोग चैनल को मैनेज कर रहे हैं या चैनल के मेंबर्स हैं उनका डिसीजन कैसे करोगे। तो पहली बात तो ये करोगे, पहला काम उसमें ये करोगे कि सेलेक्टिंग चैनल मेंबर्स, ठीक है। स्टेप्स ऑफ चैनल मैनेजमेंट डिसीजन में सेलेक्टिंग चैनल मेंबर्स, पहले आप चैनल मेंबर्स को सेलेक्ट करोगे कि कौन होंगे वो, उनकी स्किल्स के हिसाब से, उनके एक्सपर्टीज के हिसाब से। देन मोटिवेटिंग चैनल मेंबर्स, अब किसी को भी काम कराने के लिए सबसे अच्छा तरीका है उसको मोटिवेट करना। तो सबसे पहले आप चैनल मेंबर्स को सेलेक्ट करोगे, फिर उनको मोटिवेट करोगे और फिर उनको इवैल्यूएट करोगे, और फिर फर्दर आप उनको इवैल्यूएट करके जो भी उनका परफॉर्मेंस वगैरह होगा उसका अप्रेजल करके उनको आप, जल्दी नहीं, तो इस तरह से आप इवैल्यूएट कर उसको, इनको इवैल्यूएट करोगे अपने जो चैनल मेंबर्स हैं। तो आपने क्या किया, सेलेक्ट किया चैनल मेंबर्स को, उनको मोटिवेट किया और फिर उनको इवैल्यूएट किया, और उसके थ्रू फिर जहां पे आपको नेगेटिव चीजें मिलती हैं वहां आप उनको और फर्दर मोटिवेट करोगे या ट्रेन करोगे, और अगर जहां पे आपको पॉजिटिव लगता है तो आप उनको इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स दोगे, और उसके थ्रू आपका जो चैनल का मैनेजमेंट है वो प्रॉपर चलता रहेगा, ठीक है। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड देयर स्ट्रेटजीज। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। तो बीकॉम स्टूडेंट्स